हेलो एंड वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ओके इंग्लिश एकेडमी पर। आज मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और इस सीरीज का नाम है प्री कोर्स। आपको मैं टोटल 6 चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, वो भी फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, वर्ड बाय वर्ड हिंदी में मैं आपको बताऊंगा। आपके पोइट्री सेक्शन के जो 3 चैप्टर्स हैं, स्वीटेस्ट लव, आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक उसी तरह से प्रोज सेक्शन में आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, भारत इज माय होम है और ए पिंच ऑफ स्नफ है। ये 6 चैप्टर्स लगातार आज से लेकर 6 दिन तक आपको एक एक वीडियो मिलने वाली है। मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट्स बिहार के एक एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा दें। और शॉर्ट्स देखते हो ना, रोजाना रोजाना एक शॉर्ट्स अपलोड होता है 1 मिनट में एग्जाम की तैयारी के नाम से। और अभी तक अगर आप लोग जुड़े नहीं हैं हमारे कोर्स से, जहां आपको हर एक चैप्टर को पढ़ने को मिलेगा, जब चाहे ग्रामर के सारे ट्रिक्स मिलेंगे, तो लैंग्वेज का जो कोर्स है वो हमने मंथ के हिसाब से बांट रखा है यार। फेब से जुलाई में टॉपर्स कोर्स से जुड़ना है, अगस्त से नवंबर में क्रैश कोर्स से जुड़ना है, और अगर दिसंबर जनवरी में जुड़ रहे हैं आप तो एग्जाम मंथन से जुड़े। जिन्होंने किताब नहीं ली है अब तक, वो इन किताबों को जरूर लें। पीडीएफ के चक्कर में रहना सही है, बट आंखों को ज्यादा खराब मत करो। अपने पास हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए। लाइन बाय लाइन अगर पढ़ना है आपको इंग्लिश, तो उसके लिए रेनबो राइडर है। और 100 मार्क्स की एक सिंगल बुक चाहिए। इंग्लिश की तो इम्पल्स, हिंदी की तो तरंग, उर्दू की तो मीजान अदब। कोई भी बुक के लिए आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये हमारी पहली पोएम तो है ही, लेकिन साथ ही पूरी 10 पोएम में सबसे इंटरेस्टिंग पोएम है। और इसके एंड होने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि आप इस पोएम को किसी और को बिल्कुल उसी तरह से समझा सकते हैं जैसा मैं आपको समझाने वाला हूं। एक सबसे खास बात जो इस एक्सप्लेनेशन को और खास बनाएगी, वो मेरा प्रेजेंटेशन है। मैंने इसको डिजाइन ही इस तरह से किया है आपके इस फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहले देखो, मैं आपको आपके पोएट के बारे में बताऊंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। उसके बाद आपको थीम बताऊंगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इस पोएम में चूंकि कुछ खास है, तो इसको शुरू करने से पहले भी कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। और एक सबसे बड़ी चीज, वो खास ओल्ड इंग्लिश और न्यू इंग्लिश का फर्क है, मॉडर्न इंग्लिश का फर्क है, वो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा। उसके बाद आपको स्टैंजा वाइज यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टैंजा 1 जिसमें 8 लाइन है, यहां पर पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। इस पूरे 8 लाइन को ये एक तस्वीर बता रही है कि एक्चुअली इसमें है क्या। उसके बाद आप यहां पर 2 डिफरेंट कलर देख रहे होंगे, एक ब्लू और एक रेड। ब्लू जो है वो वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम है, आपकी वो कैब की प्रॉब्लम है, जिसकी मीनिंग यहां पर लिख दी गई है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। और ये जो है क्या बोलते हैं, यहां पर रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, जिसके नीचे अंडरलाइन है, ये एक्चुअली कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है। यानी सिर्फ मीनिंग बता देने से काम नहीं चलेगा, तो मैं इसको मे आई हेल्प यू वाले सेक्शन में ला रहा हूं, थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूं मैं। और इसी तरह से पहले आपने इस तरह से यहां पर देखा इसके टेक्स्ट को, उसके बाद आपने वो कैब भी किया, फिर आपने इसका मे आई हेल्प यू किया। अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन यार, और क्या चाहिए एक्सप्लेनेशन में। ये लेवल देखो, ये प्रेजेंटेशन देखो, फिर स्टैंजा 2, फिर मे आई हेल्प यू, फिर उसके बाद हिंदी एक्सप्लेनेशन, फिर स्टैंजा 3, फिर उसके बाद मे आई हेल्प यू, फिर यहां पर हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टैंजा 4, मे आई हेल्प यू, फिर हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टैंजा 5, मे आई हेल्प यू, और फिर हिंदी एक्सप्लेनेशन। और ये तो है भी वो बुक रेनबो राइडर। ये चीजें जो यहां पर आपको दिख रही हैं, वो बिल्कुल उसी तरह से आपको रेनबो राइडर में दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ते हैं। आपके जो पोएट हैं, इनका नाम जॉन डन है। इनके बारे में पढ़ा जाए, मुझे लगता है इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। इंग्लिश में पढ़ते हैं पहले। जॉन डन, ये मेरी अपनी लैंग्वेज में लिखा है, आपके बुक की लैंग्वेज कुछ और है, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसका कारण ये है कि ये आपके लिए आसान लैंग्वेज है ना। और हर एक सेंटेंस में एक क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन।
सबसे पहले जॉन डन 1572 में पैदा हुए, 1631 में इनकी डेथ हुई। ये पायनीर थे। पायनीर कहते हैं हम मार्गदर्शक को। मार्गदर्शक को कैसी पोइट्री के? मेटाफिजिकल पोइट्री के। मेटाफिजिकल पोइट्री उसको कहते हैं जिसमें हम थियोलॉजी, धर्मशास्त्र के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम नेचर के बारे में बात करते हैं, ब्यूटी के बारे में बात करते हैं, ऐसी एब्स्ट्रैक्ट चीजें जो दिख नहीं सकती हैं, फील हो सकती हैं, इसको मेटाफिजिकल पोइट्री कहते हैं। वो लंदन में पैदा हुए। लंदन कहां पड़ता है? इंग्लैंड में। और कैसी फैमिली में पैदा हुए? प्रोस्पेरस, मतलब अमीर फैमिली में, समृद्ध फैमिली में। और उनका जो धर्म था वो क्या था? जैसे मुस्लिम्स में अगर आप देखेंगे तो देवबंदी बरेली होता है, हिंदूज में देखेंगे तो कबीरहा रामानंदी होता है, कोई मूर्ति को मानता है, कोई नहीं मानता है। उसी तरह क्रिश्चियंस में कोई कैथलिक होता है, कोई प्रोटेस्टेंट होता है ना। तो ये जो है ये लोग कैथलिक थे, कोई इवेंजेलिकल्स होता है। खैर, तो ये कैथलिक थे। He was forced to leave Oxford University, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे लेकिन उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़नी पड़ी। क्यों भाई? वो इसलिए कि चूंकि वो कैथलिक थे और उस टाइम में इंग्लैंड में, मतलब लंदन में, लोग कैथलिक्स के खिलाफ हो गए थे बिल्कुल। तो इन लोगों को भी भागना पड़ा वहां से, बिना डिग्री के ये भागे। खैर, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और थियोलॉजी। थियोलॉजी कहते हैं हम धर्मशास्त्र को। थियो का मतलब है गॉड और लोजी लोगस से बना है, इट मीन्स गॉड का अध्ययन, तो धर्मशास्त्र में ही होगा ना। ही वॉज सेंट टू प्रिजन। प्रिजन कहते हैं जेल को। उनको जेल भेजा गया फॉर सीक्रेटली, मतलब गुप्त रूप से, छुप के उन्होंने शादी कर लिया हिज पैट्रन्स नीस। पैट्रन पता है आपको किसको कहते हैं? पैट्रन कहते हैं वो जिनके यहां ये रहा करते थे, जिन्होंने इनको ठिकाना दिया था, आश्रय दिया था, उन्हीं की नीस बोलते हैं भतीजी को। नेफ्यू और नीस आप जानते होंगे, नेफ्यू भतीजा और नीस भतीजी। हिंदी में आप पढ़ लेंगे। देखो किस तरह से मेटाफिजिकल पोएट्री के मार्गदर्शक जॉन डन का जन्म लंदन के एक समृद्ध रोमन कैथलिक परिवार में हुआ था। उन्हें अपने संप्रदाय के कारण बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कानून और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। अपने संरक्षक की भतीजी से चुपचाप शादी करने पर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। अब आप हिंदी में अगर आपको कहा जाएगा ना एग्जाम में कि राइट सम सेंटेंसेस ऑन जॉन डन, तो आप आराम से इसको बिल्कुल डिट्टो छाप देना। मैं हर एक पोएट का ऐसे ही लिख दूंगा। आप एक तो उन पे लेख हो जाएगा छोटा सा इससे शॉर्ट में, और दूसरा ये कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनाने में काम आएगा ऑब्जेक्टिव में। इन 1615 में 42 साल की उम्र में उन्होंने ऑर्डिनेशन एक्सेप्ट किया एंजेलिकल चर्च में, और क्या बन गए? अपने टाइम के सबसे बड़े प्रीचर में से एक, उपदेशक में से एक, पुजारी, चर्च के पुजारी, पादरी। जैसे मंदिर में प्रीस्ट होता है ना, तो वहां पादरी कहलाते हैं वो लोग, मंदिर के पुजारी और इसके मस्जिद के इमाम और चर्च के पादरी। जॉन डन इज वेल नोन। अच्छा, उनकी जो शोहरत है, वो जो फेमस है किस चीज के लिए? तो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए। ये उनकी बड़ी फेमस किताब है। साथ ही सटायर के लिए। सटायर किस चीज को कहते हैं? व्यंग को। एंड उसके बाद एलिजीज है। एलिजीज कहते हैं हम शोक गीत को। सरमन्स कहते हैं उपदेश को। आगे चलिए, आपने ये पढ़ लिया। वैसे थीम इसका क्या है पता है? थीम की अगर हम बात करेंगे तो मैं यहां पर इसकी सेटिंग भी आपको बताना चाहूंगा। इसकी जो सेटिंग है, इसका जो लोकेशन है, वो पोएट का कमरा है, बेडरूम है, और वहां पर पोएट एक सफर पर जा रहे हैं। जाने से पहले उनकी महबूबा उदास हो रही है। उनकी महबूबा कौन? वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला मामला नहीं यार। हस्बैंड अपनी वाइफ से जुदा हो रहा है, एक शौहर अपनी बीवी से जुदा हो रहा है, पति पत्नी से जुदा हो रहा है। इस लव स्टोरी में पति ही प्रेमी है और पत्नी ही प्रेमिका है। तो जो लवर हैं वो जॉन डन है, और बिलॉव्ड है वो उनकी वाइफ एने मोर है। चलो, दोनों प्रेमी और प्रेमिका का नाम लिख देता हूं यहां पे मैं, जॉन डन एंड एने मोर। ठीक है, एने मोर, ये हस्बैंड है, लवर है, ये बिलॉव्ड है, वाइफ है। तो सेटिंग कुछ इस तरह है, बैकग्राउंड ये है कहानी का। लोकेशन अगर मैं बताऊं तो पोएट का कमरा। वो जा रहे हैं एक कैसे सफर पे? तो कंटिनेंटल ट्रिप। हाँ, अगर ट्रिप की बात है एग्जाम में तो बोलना कंटिनेंटल ट्रिप। कंटिनेंट का मतलब होता है महादेश, है ना। जैसे भारत किस महादेश में? तो एशिया महादेश में। तो यूरोप के थे, इंग्लैंड यूरोप में पड़ता है। तो एक छोर से दूसरे छोर तक का जो सफर होता है कंटिनेंट घूमने, वो कंटिनेंटल ट्रिप पे जा रहे थे।
सर इसके हम थीम की बात करते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट ट्रू लवर्स नेवर पार्ट अवे। फाइनली यही बात पोइट कह के चले जाते हैं, आखिर आखिर में संदेश दे देते हैं कि सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते। आगे बढ़ो, यहां पर हम देखते हैं बिफोर यू स्टार्ट द पोएम, आप पोएम को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कब पब्लिश हुई थी? 1633 में। तो एक बात बताओ, उस जमाने में आप लोगों ने ओल्ड इंग्लिश में क्या पढ़ा कि ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066, मिडिल इंग्लिश क्या है भाई? तो 1150 से, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आप पढ़ेंगे 1150 से 1500 ईस्वी, और मॉडर्न इंग्लिश 1500 से लेके अब तक। एक बात बताओ, ओल्ड इंग्लिश का ये पीरियड है, मिडिल इंग्लिश का ये पीरियड है, लेकिन इसके शुरुआती दिनों में कुछ ना कुछ असर ओल्ड इंग्लिश का इस पे रहा होगा, उसी तरह से इसका भी असर कुछ ना कुछ इसके शुरुआती दिनों में रहा होगा। तो भले 1633 में लिखा गया हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उस वक्त ओल्ड इंग्लिश की ही चल रही थी, यूज हो रही। ठीक है, उसी को मॉडर्न इंग्लिश में हम कैसे, मॉडर्न इंग्लिश के टर्म को भी हम जानेंगे। और उस समय ओल्ड इंग्लिश का प्रचलन था, इसलिए इस पूरी कविता में आपको ओल्ड इंग्लिश की झलक मिलेगी। यह फर्क आपको स्पेलिंग में ज्यादा दिखेगा। इस कविता में इस्तेमाल किए गए ऐसे ही बहुत सारे शब्द नीचे दिए गए हैं, और साथ ही उनका मॉडर्न इंग्लिश भी दिया गया। देखो, गो की स्पेलिंग GOE, मॉडर्न इंग्लिश में ये गो, सिर्फ ई बढ़ जा रहा है, यहाँ डबल एस ई बढ़ जा रहा है, यहाँ भी ई बढ़ जा रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ ई बढ़ गया मी में, यहाँ नहीं। अच्छा हाँ, DYE, डाई का मतलब रंग होता है, कलर होता है आज की इंग्लिश में भी, लेकिन पहले मरना के लिए भी DYE यूज करते थे, अब DIE यूज करते हैं। इसमें भी ई बढ़ गया, इसमें NE बढ़ गया, जबकि अभी SUN होता है। इसमें हैथ है, हैज को हैथ बोलते थे, हाफ में ई बढ़ गया, फियर में ई बढ़ गया, बिलीव देखो कैसे, यहां जो है BEL होता था पुरानी स्पेलिंग ऐसे। यहां देखो, देन होता था पहले और अब होता है देन, देन को पहले देन लिखते थे, ही है। यहां देखो, एड इस तरह था, आर इस तरह था, वी ऐसे था, ज्वाइन ऐसे था, वाइंड ऐसे था, सोल ऐसे था, काइंड ऐसे था, डोथ डू के लिए इस्तेमाल होता था, डू डस के लिए। बी देखो यहाँ पे, BEE होता था पहले, फोर थिंग, फियर्स, स्लीप, कीप, देख लो यहाँ पे। तो आपको ये वाला जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको पोएम स्टार्ट करने से पहले जानना था, पोएम के बारे में, उसकी सेटिंग, उसके लोकेशन के बारे में। उसके बाद पोएम की अगर हम टाइप की बात करेंगे तो ये एक सॉन्ग है, ये एक गीत है, और इसका एक लिरिकल टोन है, इसका एक लिरिकल टोन है। इट मींस इसको आप गा सकते हैं, यू कैन सिंग इट। अब ये जो पहला स्टैंड, अच्छा हाँ, एक चीज और, अगर हम बात करते हैं इसकी, ये तो चलिए जॉनर हो गया, आपने सीख लिया, लेकिन अगर हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो 8-8 लाइन के स्टैंजा में ये बटा हुआ है, 8 8 8 8 8 8 पंचे 40, टोटल 5 स्टैंजा हैं, और हर स्टैंजा में 8-8 लाइन है, तो टोटल 40 लाइंस हो गई। अब चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको, अब पढ़ते हैं, अब सीखते हैं इसको, अब मजा आएगा। चलो यहाँ तो अब हाँ, पोएट सबसे पहले स्टैंजा में आते हैं। देखो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये कि पोएट अपनी वाइफ से जुदा हो रहे हैं, और जैसे ही वो इरादा बना रहे जाने का, अपनी वाइफ से शेयर कर रहे हैं, तो उनकी वाइफ गमगीन हो जाती, उदास हो जाती है। अब पोएट किन शब्दों में मनाएगा अपनी वाइफ को, वो देखो यहाँ। पोएट क्या कहना शुरू करते हैं, स्वीटेस्ट लव, मतलब एक तो होता है स्वीट, मीठा, और ये उसका सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे मीठी, सबसे मेरी सबसे प्रियतम प्रेम, मतलब वो जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा, हालांकि पोएट जा रहे हैं, फिर भी क्या कह रहे हैं, मैं नहीं जा रहा। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, वियरीनेस का मतलब होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, ऊब जाना। मतलब पोएट कह रहे हैं कि देखो मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं ऊब के नहीं जा रहा हूं, ऑफ दी मतलब तुमसे, THEED, दी का मतलब तुम होता है, इस शब्द का मतलब होता है तुम। पुरानी अंग्रेजी में यू की जगह दी का इस्तेमाल किया जाता था, और मैं बता दूं कि सिर्फ दी नहीं बल्कि दाइन का भी इस्तेमाल होता था, दो का इस्तेमाल भी होता था, है ना, दी, दाइन, दो, है ना, दाई, इस सब का मतलब जो है तुम होता था। तो पोइट कहते हैं, ऐ मेरी सबसे प्रियतम प्रेम, मैं तुमसे ऊब करके नहीं जा रहा, नॉर इन द होप, और ना तो मुझे ये आशा है, द वर्ल्ड कैन शो, कि ये दुनिया मुझे दिखा सकती है, ए फीटर लव, सच्ची मोहब्बत फॉर मी, मेरे लिए। इट मीन्स पोइट जब उनकी महबूबा, उनकी वाइफ जब गमगीन हो जाती हैं, उदास हो जाती हैं, तो उदास हो जाती हैं,
तो वो इस तरह से मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मैं तुमसे ऊब करके नहीं जा रहा हूँ और ना मुझे ये यकीन है कि ये दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत कर सकती है, लेकिन ये बात ज़रूर है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, मुझे एक न एक दिन मरना है। इट मीन्स डेथ इज सर्टेन, मौत निश्चित है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कौन कहते हैं कि डेथ इज सर्टेन, तो जॉन डन कहते हैं इट्स बेस्ट, तो फिर ये बात बेहतर है टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि ये हल्का मजाहिया लहजे में वो कहते हैं कि भाई चलो मैं उसकी तैयारी ही कर लेता हूं, क्योंकि जुदाई तो मौत ही की तरह है ना। अगर मैं तुमसे थोड़ी देर जुदा हो जाऊं तो ऐसा लगेगा थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे सामने ही नहीं हूं, इस दुनिया में ही नहीं हूं, मैं मर गया। Thus by feign death to die, तो फाइनली जब इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा, है ना, ये स्वांग रचता हूं मैं, है ना, ये एक ढोंग रचता हूं थोड़ा सा मैं तुमसे, एक 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 झूठी मौत का, इस जुदाई का, तब कि फाइनली जब इस दुनिया से चला जाऊं तो तुम्हारी भी तैयारी हो जाएगी जुदाई की, तुम्हें उतना अफसोस नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये दी और फीटर लव का यहाँ पर मतलब है एक सच्चा और बेहतर प्रेम करने वाला। हिंदी एक्सप्लेनेशन क्या है, आपको पीडीएफ मिलेगा, आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाएंगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं सिर्फ, हिंदी पीडीएफ में जो मिल जाएगा वो तो आपको पढ़ना है। देखो कितने अच्छे से इसकी लैंग्वेज को लिखा गया है। इस स्टैंजा में कवि एक सफर पर जाते हुए अपनी प्रेमिका को संबोधित करते हैं और कहते हैं, बिल्कुल कहानी की तरह लिख दिया है मैंने, मेरी जान ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ऊब कर कहीं और जा रहा हूं और ना तो मुझे किसी और से प्यार हुआ है। इसी बीच वो अपनी पत्नी से मजाकिया लहजे में कहते हैं कि वैसे भी मुझे कभी न कभी मरना है और तब तो तुम्हें खूब रोना पड़ेगा, वैसे भी लम्हे भर की जुदाई भी झूठे मौत की तरह है, तो चलो अच्छा है कि मेरे बार बार सफर पर जाने से उदास होने पर तुम्हारी तैयारी हो जाएगी। अब हम आते हैं सेकेंड स्टैंजा की तरफ। यहां पर मेटाफर का यूज किया गया। अब ये मेटाफर क्या होता है कि पोएट तुलना कर रहा है अपनी, किससे कर रहा है, सूरज से तुलना कर रहा है और डायरेक्ट तुलना कर रहा है। पोएट क्या कहता है, देखो पोएट अब तुलना करते हुए वाइफ को थोड़ा समझाने की कोशिश करता है एग्जाम्पल दे दे करके, और पोएट कहता है क्या, यस्टर नाइट, मतलब ये कि देखो कल की ही बात है, हालांकि ये पहले की इंग्लिश में यूज होता था, अब यूज नहीं होता है। यस्टर नाइट, देखो कल रात, द सन वेंट हेंस, सूरज डूब गया, एंड येट इज हियर टुडे, और आज फिर से उग गया है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास ना तो इच्छा है, नहीं उसके पास बुद्धि है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना तो इस बस जाना है आना है, और ना तो इस सफर में उसका कोई जीवन साथी है, कोई नहीं है उसके पास। देन फियर नॉट मी, तब पगली हमको लेके तुम काहे फिक्रमंद हो रही हो, परेशान हो रही हो, बट बिलीव, उसकी बजाय तुम ये यकीन रखो, दैट आई शैल मेक, कि मेरा सफर होगा स्पीडियर जर्नीज, मेरा सफर उस सूरज से ज्यादा कामयाब होगा। स्पीडियर जर्नी को बोलते हैं कामयाब सफर। सिंस आई टेक, चूंकि मेरे पास है, मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, यहां पर तुलना किया जा रहा है, ही कहा जा रहा है यहां पर इस सूरज को, क्योंकि मेरे पास उस सूरज से ज्यादा उत्साह और उमंग। पोएट मनाने की कोशिश करते हुए क्या कहते हैं अपनी वाइफ को कि देखो ये कल की बात है, सूरज डूब गया था ना, फिर से आ गया ना, इस छोटे से सफर में उसका कोई जीवन साथी भी नहीं है, और ना तो उसके पास बुद्धि है, ना उसके पास जो है कोई इच्छा है अपनी, लेकिन मेरे पास बुद्धि भी है, इच्छा भी है, तुम्हारे जैसी महबूबा भी है, तो अब हमको लेके डर काहे का, यकीन रखो मैं वापस आऊंगा, जरूर आऊंगा, क्योंकि उस सूरज से ज्यादा उत्साह और उमंग मेरे पास है। फिर आगे पोएट अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि देखो ये इंसान भी ना बड़ा अजीब है, बड़ा कमजोर है। ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, फीबल कहते हैं कमजोर, इंसान कितना कमजोर है। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि अगर उसकी किस्मत अच्छी हो जाए, फॉल का मतलब खराब होना नहीं, गिरना नहीं, अच्छा होना यहां पे होगा। दैट इफ गुड फॉर्च्यून फॉल, कि अगर उसकी किस्मत अच्छी होती है, कांट ऐड अनदर आवर, तो क्या उसके अंदर ये मजाल है कि अपने उस खुशी भरे लम्हे को 1 घंटा और बढ़ा दे, 1 लम्हा और बढ़ा दे, गारंटी लेगा नहीं। नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल, ना तो गुजरे हुए अच्छे लम्हे को वापिस ला सकता है। तो जब खुशी को तुम बढ़ा नहीं सकते, उसको वापस लेके आ नहीं सकते, तो इंसान है, उसके साथ अच्छे और बुरे दोनों हालात आते हैं। फिर अगली 4 लाइन में पोएट कहता है, बट कम बैड चांस, हम इंसान हैं, हमारे साथ बुरे और अच्छे दोनों हालात आ सकते हैं। तो जब बुरे हालात आते हैं, एंड वी जॉइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, तो उससे हम जो है वो मात खा जाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम उसको कहते हैं डटे रहो, तुम टिके रहो, इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस, और इस तरह से वो जो हमारे बुरे हालात हैं वो मुसलसल हम पर छाए रहते हैं, लगातार हम पर छाए रहते हैं।
तो भी जब हम अच्छे अच्छे लम्हे को और आगे बढ़ा नहीं सकते, गुजरे हुए अच्छे लम्हों को वापस नहीं ला सकते, तो बुरे हालात के सामने घुटने क्यों टेक देते हैं? मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जाने का मन तो नहीं, फिर भी जाना पड़ रहा है, और इस चीज के लिए वो उनको तैयार कर रहे हैं अभी अपनी वाइफ को। फिर यहाँ पर यहीं पर हाइपर बोल का यूज हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच इसको कहते हैं, ये पोइट्री में इस्तेमाल होता है। हाइपर बोल का मतलब होता है एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन ये होता है बेटा बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब यह आमतौर पर आशिकों की जबान है, होती है उनकी भाषा। पोएट क्या कहते हैं? वेन दो साई, इस दो का मतलब तुम होता है और साई का मतलब कराना। तो पोएट अपनी वाइफ से कहता है वेन दो साई, जब तुम कराती हो, दो साई नॉट वाइन, तो कराने में देखो सांस की आवाज भी आती है ना, तो जब तुम कराती हो तो दो साई नॉट वाइंड बट साई माई सोल अवे, तो वो सिर्फ हवाएं सफर नहीं कर रही होती हमारे उस कराहने में, सिर्फ हवाओं की वो जो हवा की जो आवाज होती है ना, तो सिर्फ वो उसी का सफर नहीं होता है, उसी की जर्नी नहीं होती, बट साई माई सोल अवे, बल्कि उस तुम्हारे उस कराहने में मेरी मेरी जो रूह है ना, मेरे जिस्म की, मेरे शरीर में जो ये आत्मा है, वो भी उस पर सफर कर रही हो। मीन्स जब तुम कराती हो तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल गई हो, मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल गई हो। वेन दो वीप, और जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, बिल्कुल बेरहमों की तरह, मतलब तुम मुझ पर नामेहरबान अंदाज में रोती हो। माई लाइफ्स ब्लड डोथ डीके, तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे मेरे जिस्म का खून जम गया हो। मतलब तुम रो कराती हो तो यूं मालूम पड़ता है कि जैसे मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल गई हो, और जब तुम रोती हो मालूम पड़ता है जैसे मेरा खून जम गया हो। इट कांट बी, ऐसा तो मत करो मेरी जान, दैट दो लव मी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो, एज दो से, ऐसा तुमने कहा था। इफ इन दाइन माई लाइफ दो वेस्ट, अगर मेरी जिंदगी, मतलब इफ इन दाइन, कि अगर तुम में, माई लाइफ, मैं बसता हूं, दो वेस्ट, तो इसका मतलब है कि तुम बर्बाद कर रही हो मुझे। अब देखो पोएट कुछ यूं कहने की कोशिश कर रहा है, तुम रोती हो, तुम कराती हो तो लगता है कि मेरे शरीर से आत्मा निकल गई, रोती हो तो लगता है खून जम गया, तो ऐसा तो मत करो ना, क्योंकि तुमने एक दिन कहा था ना कि ए जी आप मेरे अंदर बसते हैं, तो अगर हम तुम्हारे अंदर बसते हैं और तुम रोगी कराओगी तो बोलो हमको भी तकलीफ होगी ना, क्योंकि हम तुम्हारे दिल में बसते हैं। तो ऐसा मत करो। दो आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, इट मीन्स के मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। आगे चलते हैं। अब यहां पर ये बात हो गई, वो जो क्या बोलते हैं, उनकी बिलॉव्ड हैं, उनकी वाइफ, प्रेमिका, वो रोना धोना शुरू है, पोइट मनाने की कोशिश कर रहा है। अब पोइट वहां से रवाना होगा। अब रवाना होते हुए पोइट यहाँ पर ये आखिरी स्टैंजा है, कुछ यूं कहते हैं, लेट्स नॉट दाई डाइविनिंग हार्ट। डाइविनिंग हार्ट कहते हैं हम उस दिल को, मतलब वो जिसमें दैवीय शक्ति हो, ठीक है, दिव्य शक्ति हो, जिसमें इस पाकीज़ा दिल में, पोएट यूं कहने की कोशिश करता है कि देखो तुम अपने इस पाक दिल में, और थिंक मी एनील, मेरे बारे में कोई भी, तुम अपने इस पवित्र मन में मेरे बारे में कोई भी बुरे ख्यालात, कोई भी बुरा अंदेशा मत लाओ कि मेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, ऐसा मत सोच। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, क्योंकि किस्मत अपना रोल प्ले करती है। हो सकता है कि तुम जो सोचो, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, तुम्हारा ये जो डर है, हो सकता है तुम सोचो कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, और अगर घट गया तो, इसलिए अपने दिल में कोई अंदेशा नहीं आने दो। बट थिंक दैट वी, बल्कि उसकी बजाय तुम ये करो, आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, बल्कि इसके बजाय तुम एक ऐसा करो कि जस्ट इमेजिन करो, ये कल्पना करो कि हम लोग एक दूसरे के विपरीत बेड पर लेटे हैं, और इमेजिन करो कि मैं हूं वहां पे। अब जैसे मान लिया कि दो बंदा बेड पे लेटा हो, एक इधर हो एक इधर हो, तो ना ये इसको देखेगा ना ये इसको देखेगा, ये उठ के चला जाए तो भी पता नहीं चलेगा। तो पोएट ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है, बस हम लोग एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, तो इस तरह से मेरे नहीं रहने पर भी तुम्हें मेरे मौजूद होने का एहसास होता रहेगा, समझो कि बस हम उधर घूम के लेटे हैं इधर। अलाइव, वैसे भी दे हु वन अनदर की, वैसे भी वो लोग जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं, अलाइव हमेशा जीवित रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, कभी जुदा नहीं होते। अब चलो यहाँ पर
अब इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर। आई होप कि ये जो पांचों स्टैंजा है मैंने बहुत अच्छी तरह से वर्ड बाय वर्ड और जो भी डिफिकल्ट टर्म था उसको अच्छी तरह से समझा दिया। जैसे यहाँ पर देखो कि ये वाला जो डाइविनिंग हार्ट, वो दिल जिसमें देव का वास हो, जो बहुत सुंदर और पवित्र हो। टर्न असाइड टू स्लीप, बेड पर दो व्यक्ति का इस प्रकार लेटना कि दोनों की पीठ एक दूसरे, बहुत ज्यादा मेहनत की गई है इस पे। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पीडीएफ मिल जाए तो आपको मालूम है कि रेनबो राइडर वाली जो बुक है उसमें पूरे प्रोज और पूरे पोइट्री को इसी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है। 12th इंग्लिश में निश्चित सफलता के लिए जरूर पढ़ें, फॉर बिहार बोर्ड, है ना, बिहार बोर्ड के लिए बुक है ये। खैर, मैं चाहूंगा कि आप जो भी स्टूडेंट हैं वो सभी के सभी स्टूडेंट्स साइंस और आर्ट्स के लिए ओके आर्ट्स एकेडमी और ओके साइंस एकेडमी से ज़रूर जुड़ें। इस चैनल को भी विजिट करें, देखें। और बिहार का नंबर 1 साइंस एंड आर्ट्स कोर्स है। आपको मंथ के बारे में मालूम है कि फैब से जुलाई के बीच में मिशन कोर्स से जुड़ना होता है, अगस्त से नवंबर में जुनून बैच से, दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम टाइम। और आप लोग टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पे भी जुड़ें। स्पोकन के लिए भी हमारा चैनल है लिंगो ऐप, ज़रूर इसको विजिट करें। लिंगो की वीडियोस को देखा करें, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रांग होगी। अपने आज के इस सेशन को यहीं पर एंड करता हूं मैं। मुलाकात होती है फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे।